नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज फिर एक नई कहानी लेके आई हूँ। कहानी है राजा विक्रमादित्य की। बहुत ही दिलचस्प कहानी है, सुनिएगा जरूर। मालव देश में राजा विक्रमादित्य का शासन था। एक ऐसा राजा जिसकी बुद्धिमत्ता, वीरता और न्यायप्रियता की कहानियां दूर दूर तक फैली थी। उनका दरबार विद्वानों और योद्धाओं से भरा रहता था, लेकिन स्वयं राजा का हृदय हमेशा सत्य और सौंदर्य की खोज में भटकता रहता। राजा को शिकार का शौक था, पर उससे अधिक उन्हें प्रकृति की शांति प्रिय थी। एक दिन वे अकेले वेश बदलकर अपने प्रिय जंगल नलनी वन की ओर निकल पड़े, जहां ना कोई दरबारी होता, न कोई कर्तव्य। सिर्फ हरियाली और मौन। जंगल घना और शांत था। चिड़ियों की चहचहाट और पत्तों की सरसराहट के बीच राजा विक्रमादित्य अपने घोड़े से उतरकर पैदल चलने लगे। दूर कहीं से किसी स्त्री की मधुर आवाज सुनाई दी, जैसे कोई गीत गा रहा हो। विक्रमादित्य ठिठक गए। वह स्वर ना कोई राजगायिका गा सकती थी, ना किसी दरबारी की पुत्री। वह स्वर पवित्र था, निष्कलंक था, जैसे किसी वन देवी का हो। उस आवाज की ओर वे बढ़े चले गए और झाड़ियों को हटाते हुए एक छोटी झोपड़ी के पास पहुंचे। वहां एक लड़की नदी के किनारे बैठी कपड़े धो रही थी और गुनगुना रही थी। चंदा की चुप्पी में जो बात है वह सूरज के तेज में कहाँ। उसका चेहरा धूप और छांव में चमक रहा था। आंखें बड़ी गहरी और दुख में डूबी हुई, मानो कोई पुरानी कथा छुपी हो। राजा को देखकर वह चौकी पर डरने की बजाय उसने सीधा पूछा, कौन हो तुम? क्या खो गए हो? राजा मुस्कुराए। इतने वर्षों में किसी ने उन्हें इतना सीधे सवाल नहीं किया था। मैं एक मुसाफिर हूँ, उन्होंने कहा। तुम्हारा नाम क्या? चंद्रकांता, उसने झुककर उत्तर दिया। यहाँ अकेली रहती हो? मेरी बूढ़ी माँ है और यह जंगल हमारा घर है। मैं गरीब हूँ, इस जंगल में मुझे कभी भूखा नहीं रखा। सादगी और आत्मसम्मान से प्रभावित हुए, क्या मैं कुछ देर यहाँ रुक सकता हूँ? उन्होंने पूछा। चंद्रकांता ने थोड़ी झिझक के बाद सिर हिलाया। चंद्रकांता की झोपड़ी बेहद साधारण थी। बांस की दीवारें, मिट्टी का फर्श और एक कोने में दीपक की धीमी लो। उसकी माँ बीमार थी और चंद्रकांता उसकी सेवा कर रही थी। राजा ने देखा, उस लड़की की दुनिया बहुत छोटी थी, लेकिन उसमें जो प्रेम और गरिमा थी वह राजमहल के वैभव से कहीं ज्यादा मूल्यवान लगी। चंद्रकांता ने राजा को बाजरे की रोटी और जंगली शहद परोसा। राजा ने मुस्कुराकर कहा, राजमहल की थालियों में ऐसा स्वाद नहीं। चंद्रकांता ने हल्का सा मुस्कुराकर पूछा, क्या तुम कभी महलों में रहे हो? राजा ने नजरें चुरा ली। कभी कभी जाना हुआ है। रात का समय था। झोपड़ी के बाहर चांदनी बिखरी थी। चंद्रकांता चुपचाप एक पुराना गीत गुनगुना रही थी। राजा हो या रंग, दिल तो एक सा रोता है। राजा ने पूछा, यह गीत किसने सिखाया? उसने धीमे स्वर में कहा, मेरे पिता गाया करते थे जब तक वे थे। राजा ने उसका चेहरा देखा, एक टूटा हुआ विश्वास, लेकिन फिर भी जीवन से भरा। तुम्हारा सपना क्या है? चंद्रकांता ने उन्होंने पूछा। उसने लंबी सांस ली। सपने गरीबों को शोभा नहीं देते, पर कभी कभी सोचती हूँ, काश कोई मुझे ऐसे देखे जैसे कोई फूल को देखता है, बिना तोड़े, बस सराहते हुए। राजा का दिल कांप गया। उसने पहली बार अनुभव किया कि सौंदर्य और पीड़ा जब साथ होते हैं तो प्रेम जन्म लेता है। अगले दिन सुबह होते ही राजा जाने लगे। चंद्रकांता ने कहा, अगर फिर कभी रास्ता भटको तो आ जाना। राजा ने कुछ पल उसकी आंखों में देखा और कहा, अब रास्ता भटकने का मन ही नहीं करेगा। वे वहां से चले गए, लेकिन उनका हृदय वहीं रह गया, उस छोटी सी झोपड़ी में, उस भोली सी लड़की के पास। राजमहल लौटते ही मंत्रीगण, रानियों और सैनिकों ने उनका स्वागत किया। राजा शांत थे, जैसे शरीर तो लौट आया था पर आत्मा किसी और जगह रह गई हो। राजगुरु ने पूछा, महाराज आपने कुछ विशेष देखा? राजा ने सिर्फ इतना कहा कि हाँ, एक फूल देखा जिसने छूने की इच्छा नहीं, बस देखने का सौभाग्य मिला है। राजा विक्रमादित्य महल लौट चुके थे, पर उनका मन बार बार उसी छोटे से वन ग्राम की ओर दौड़ता। वह साधारण सी लड़की चंद्रकांता, जिसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे किसी रहस्य का द्वार हो। वह लड़की साधारण नहीं थी, इस बात का एहसास अब विक्रमादित्य को होने लगा था। उसकी बातों में, उसके व्यवहार में और सबसे अधिक उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो साधारण जन की दुनिया से परे था। राजा ने मंत्री विरदराज को गुप्त रूप से बुलाया और आदेश दिया कि मालव की सीमा से लगे नलनी वन के पास एक लड़की रहती है, नाम है चंद्रकांता। पता लगाओ कि वह कौन है, पर ध्यान रहे उसके गांव में कोई अशांति ना हो। बुद्धिराज ने सिर झुकाकर आदेश का पालन किया। चंद्रकांता उस सुबह जल्दी उठी। माँ की तबीयत कुछ ठीक थी। उसने पास की पहाड़ी पर जाकर बैठना शुरू किया, जहां से पूरे जंगल का दृश्य साफ दिखाई देता था।
उसे नहीं पता था कि जो अजनबी मुसाफिर उसके जीवन में कुछ घंटों के लिए आया था, वही देश का सम्राट था। उसने बार बार उस अजनबी के शब्द को दोहराया, अब रास्ता भटकने का मन ही नहीं करेगा। उसके गाल गर्म हो उठते, वह मुस्कुराती पर तुरंत फिर गंभीर हो जाती। उसके भीतर एक द्वंद था। वह जानती थी कि कुछ अनहोनी उसका पीछा कर रही है। उसकी माँ रात्रि में बड़बड़ाने लगी थी। कभी मालव नरेश, कभी युद्ध, कभी अग्निकुंड जैसे शब्द उसके मुंह से निकलते। चंद्रकांता कई बार पूछ चुकी थी, पर माँ चुप हो जाती। उस दिन माँ की नींद टूटी तो अचानक बोली, वो आया था ना राजा। चंद्रकांता चौंकी। आपको कैसे पता? माँ ने कांपते होठों से कहा। वो भाग्य से भाग नहीं सकता, और तू भी नहीं। इधर मंत्री वरदराज के आदेश पर राजा के गुप्तचर नलनी वन के उस कोने तक पहुंच चुके थे। एक बूढ़ा गुप्तचर रघुनाथ, जिसने राजा विक्रम के पिता के समय भी सेवाएं दी थी, वह खुद उस झोपड़ी तक गया। उसने वहां आसपास के ग्रामीणों से बात की। लोगों ने बताया कि वह लड़की यहाँ कुछ साल पहले आई थी। बस आई और अपनी माँ के साथ रहने लगी। कोई नहीं जानता कि वह पहले कहाँ थी। रघुनाथ को यह बात खटक गई। उसने एक रात चुपके से उस झोपड़ी का निरीक्षण किया, और जो देखा वह उसकी कल्पना से परा था। झोपड़ी के अंदर एक लकड़ी का संदूक था। उस पर हस्त निर्मित शाही मोहर की छाप थी, मालव राजवंश की प्रतीक चिन्ह, और उसमें रखे थे एक टूटी हुई रजत माला, एक पुराना पत्र और एक साफ किया गया कन्या जन्म पत्र, जिसमें लिखा था, राजकुमारी चंद्रकांता पुत्री महाराज अजय वर्मा, वर्ष 15, रघुनाथ आवक रह गया। यह लड़की तो स्वयं मालव की शाही रक्त की वंशज थी। राजा विक्रमादित्य को यह समाचार दिया गया। उन्होंने पत्र पढ़ा। उसकी लेखनी वही थी जो उनके बचपन के गुरु की थी। राजा स्तंभ रह गए थे। राजकुमारी पर उसकी पुत्री। मंत्री ने धीरे से कहा, महाराज, यह पत्र अजय वर्मा के नाम से है। अजय वर्मा आपके पिता के चचेरे भाई थे और कभी मालव की गद्दी के दावेदार भी, पर एक विद्रोह में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया था। राजा के सामने अब पूरी कहानी स्पष्ट होने लगी। एक लुप्त शाही शाखा, एक छुपी हुई कन्या, और एक जंगल में फली फूली अनजानी राजकुमारी। राजा का मन कांप उठा। यह संयोग था कि या भाग्य? राजा विक्रमादित्य ने सोचा। मैंने उससे बिना किसी स्वार्थ, बिना नाम या पहचान के प्रेम किया, और अब जब उसकी सच्चाई सामने है, क्या मेरा प्रेम बदल जाएगा? उन्होंने स्वप्न में देखा कि चंद्रकांता सिंहासन पर बैठी है, किंतु उनके चेहरे पर विषाद है। अगली सुबह उन्होंने दरबार में सबके सामने घोषणा की कि मैं कुछ दिन के लिए गुप्त यात्रा पर जा रहा हूँ। कोई पीछा ना आए। विक्रमादित्य ने पुनः वही वेश धारण किया, एक सामान्य ब्राह्मण यात्री का। वह सीधे नलनी वन पहुंचे। चंद्रकांता नदी किनारे बैठी थी, हाथों में एक कमल का फूल लिए। राजा को देखकर वह मुस्कुराई, फिर रास्ता भटक गए। राजा गंभीर थे। इस बार मुझे एक उत्तर चाहिए। चंद्रकांता, क्या? उसने धीरे से पूछा। तुम कौन हो? उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने जवाब नहीं दिया। राजा ने उसकी ओर वह जन्म पत्र बढ़ाया। चंद्रकांता के हाथ कांप गए, आंखों में आंसू भर आए। अपने कैसे यह बोल ना सकी। राजा ने धीरे से उसका हाथ थामा। मैं जानता हूं तुम शाही रक्त से हो, पर कोई इससे फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क पड़ता है उस चंद्रकांता से जो जंगल में गाती है, जो माँ की सेवा करती है, जो कमल की तरह कीचड़ में खिली है। चंद्रकांता ने पहली बार अपना दिल खोला तो मेरे पिता अजय वर्मा विद्रोही नहीं थे। उन्हें षड्यंत्र में फंसाया गया था। जब उनका कत्ल हुआ, मेरी माँ मुझे लेकर भागी और यही आकर छिप गई। हमने सब खो दिया था, नाम, सम्मान, संबंध, कभी स्वाभिमान नहीं खोया। राजा के आंसू गिर पड़े। चंद्रकांता ने उन्होंने कहा, तुम्हें न्याय मिलेगा। मैं तुम्हें केवल प्रेम नहीं देना चाहता, बल्कि वह सम्मान भी जो तुम्हारा अधिकार है। चंद्रकांता ने हाथ जोड़ दिया। नहीं राजन, मैं उस राजमहल में नहीं जाना चाहती जहां मेरे पिता की चिता जली थी। तो सिर्फ आपके हृदय में, राजमहल में नहीं, सिर्फ आपकी आत्मा में। राजा चुप हो गए। राजा विक्रमादित्य जंगल से लौटे, पर इस बार उनका लौटना साधारण नहीं था। उनके मन में सिर्फ प्रेम नहीं, अब एक दायित्व था। चंद्रकांता को उसका स्थान दिलाने का। दरबार में जैसे ही उनके आने की सूचना फैली, मंत्री, रानियां और राजगुरु उत्सुकता से इकट्ठा हुए। राजा ने सबके सामने घोषणा की कि मैंने नलनी वन में एक कन्या से भेंट की। चंद्रकांता नाम है उसका। वह केवल मेरी प्रेमिका नहीं, बल्कि मालव वंश की उत्तराधिकारी है, और मैं उसे अपनी रानी घोषित करता हूँ। ये सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। राजगुरु उठ खड़े हुए। महाराज, यदि वह वंशज है तो प्रमाण कहाँ है? क्यों इतने वर्षों तक उसने अपना अस्तित्व को छुपाया? रानी तिलोत्तमा, जो पहले से ही राजा की निकटता में रही थी,
ने व्यंग में कहा, राजन, प्रेम और दया अच्छी बात है, पर एक जंगल की लड़की को रानी बनाना, क्या यह उचित है? मंत्री वज्रराज ने विनम्रता से कहा, महाराज, जनता को भी यह स्वीकारना कठिन होगा। विक्रमादित्य ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैंने प्रेम किया है किसी वंश, वस्त्र या वैभव से नहीं, बल्कि उस आत्मा से जो मुझसे अधिक पवित्र है, और जो आत्मा पवित्र हो वही रानी बनने के योग्य है। राजा ने अगले दिन विशेष राजसभा बुलाई। सभी प्रमुख जन, सेनापति, व्यापारी, ब्राह्मण और आम जनता के प्रतिनिधि बुलाए गए। राजा ने सबके सामने चंद्रकांता की उत्पत्ति की कथा सुनाई। उन्होंने वह जन्म पत्र और अजय वर्मा के दस्तावेज दिखाए। उन्होंने बताया कि कैसे उसे वर्षों तक जंगल में छुपकर रहना पड़ा। सभा में खुसर पुसर होने लगी। कुछ लोग बोले, अगर वह सच में शाही पुत्री है तो उसे हक है, लेकिन कुछ बोले, राजकाज चलाना प्रेम नहीं विवेक से होता है। जंगल में पली लड़की क्या रानी बन पाएगी? विक्रमादित्य ने उसे बुलवाया। चंद्रकांता को दरबार में लाया गया। वह साधारण वस्त्रों में सिर झुकाए शांत चेहरे के साथ भीतर आई। कोई आभूषण नहीं, कोई रानी जैसी सजावट नहीं, बस आंखों में अपार गारिमा। राजगुरु ने पूछा, राजकुमारी, क्या तुम इस सिंहासन का भार उठाने के योग्य हो? चंद्रकांता ने दृढ़ता से उत्तर दिया, मैंने जंगल में माँ की सेवा की है, भूख में मुस्कुराना सीखा है और अपमान में भी मौन रहना सीखा है। अगर यही रानी की कसौटी है तो मैं तैयार हूँ, नहीं तो मैं जंगल लौट जाऊंगी, पर झूठ का ताज नहीं पहनूंगी। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया, किंतु रानी तिलोत्तमा और राजगुरु को यह अपमान लगा। रात को महल के एक गुप्त कक्ष में षड्यंत्र रचा गया, उसे अपमानित करना होगा। रानी ने कहा, या तो वे स्वयं महल छोड़ दे या जनता उसे घृणा करने लगे। राजगुरु ने योजना बनाई, हम जनता में फैलाएंगे कि चंद्रकांता अशुभ है, उसके कारण युद्ध होगा, अकाल आएगा, जैसे मानव प्रकृति भी षड्यंत्र का भाग बन गई हो। मालव में लगातार 4 दिन से वर्षा हो रही थी, नदी उफान पर थी, फसलें डूब रही थी, जनता भयभीत होने लगी। कुछ पुजारियों ने कहना शुरू कर दिया कि नई स्त्री महल में आई और वर्षा रुकने का नाम नहीं ले रही है, अशुभ संकेत है। राजा विक्रमादित्य को यह समाचार मिला। मंत्री विदराज बोले, महाराज, यह अंधविश्वास है, पर यदि जनता विश्वास करने लगे तो विद्रोह भी हो सकता है। अगली सुबह राजा ने सभा बुलाई। मैं जानता हूं कि संदेह फैलाया जा रहा है, उन्होंने कहा, पर एक बात स्पष्ट कर दूं, यदि चंद्रकांता अशुभ है तो मैं भी अशुभ हूं। यदि वह महल छोड़ेगी तो मैं भी राज त्याग दूंगा। जनता भौचक्की रह गई। राजगुरु और तिलोत्तमा भी चुप रह गए। उसी रात चंद्रकांता ने राजा के कक्ष में प्रवेश किया। राजा, उसने कहा, मैं जानती हूँ आप मुझसे प्रेम करते हैं, पर एक रानी वह होती है जो राजा की रक्षा करे, नाम की नहीं मन की भी। मैं नहीं चाहती कि आपके राज्य में विद्रोह हो। मैं स्वेच्छा से महल छोड़ती हूँ। राजा ने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं चंद्रकांता, तुम छोड़ दोगी तो मैं राजा रह ही नहीं पाऊंगा। चंद्रकांता ने आंखों में आंसू लिए, कहा, यदि हमारा प्रेम सच्चा है तो यह लौटेगा सम्मान, साथ तब मैं लौटूंगी। चंद्रकांता अगली सुबह बिना किसी विदाई के महल छोड़ चुकी थी। विक्रमादित्य शून्य में ताकते रह गए। राजा था, दरबार था, राज्य था, पर उस सब में प्राण नहीं था। चंद्रकांता महल छोड़ चुकी थी। राजा विक्रमादित्य अब दिन रात गुमसुम रहते। राजमहल पहले जैसे ही भरा पूरा था, पर अब हर कोना सुनसान लगता था। सभा चलती थी पर राजा का मन कहीं और होता। शब्द निकलते थे पर आत्मा चुप थी। मंत्री वृद्धराज ने कहा, महाराज, आपको अपने कर्तव्य पर ध्यान देना चाहिए, राजकाज रुक रहा है। राजा ने उत्तर दिया, राजकाज तो चलता रहेगा, लेकिन जब राजा का हृदय ही बुझ जाए तो उसका निर्णय कैसे प्रजाति में हो सकता है। राजा ने गुप्तचरों को भेजा कि चंद्रकांता कहाँ गई, पर उसका कोई पता न चला। नलिनी वन के लोग भी अनजान थे। उसकी झोपड़ी खाली थी, माँ भी नहीं थी। सभी का कहना था कि चंद्रकांता एक रात अचानक लापता हो गई। कुछ लोगों ने आखिरी बार उसे नदी के किनारे एक छोटी नाव में देखा था, अकेली चुपचाप चांदनी की ओर देखती हुई। इसी समय मालव की सीमा पर संकट मंडराने लगा। दक्षिण दिशा से अवंतिका नरेश तोमदेव ने अपनी सेनाएं तैयार कर ली। वे चाहते थे कि विक्रमादित्य कमजोर हो और उनका राज्य हत्या लिया जाए। दरबार में बहस छिड़ गई। राजा अब की भी प्रेम में उलझे हैं, राज्य को देखना होगा। राजगुरु ने कहा, अगर चंद्रकांता उनके भाग्य की वादा है तो युद्ध में हार निश्चित है। मंत्री वृद्धराज ने कहा, महाराज को उनकी चंद्रकांता वापस मिलनी चाहिए, केवल तभी उनका तेज लौटेगा। राजा स्वयं निकल पड़े। वेश बदलकर उन्होंने न केवल नलिनी वन बल्कि आसपास के ग्रामों, घाटों और मठों में तलाश की। एक दिन एक साधु ने उन्हें बताया कि राजा एक कन्या हिमगिरी की गुफाओं में साधना कर रही है। वह कहता है कि उसका नाम नहीं है,
उसका प्रेम ही उसकी पहचान है। राजा तुरंत हिमगिरी की ओर चल पड़े। बर्फ से ढकी पहाड़ियों में एक छोटी सी कंदरा के बाहर वे पहुंचे। गुफा के भीतर धीमी तीब शिखा जल रही थी और वहां एक चट्टान पर बैठी थी। चंद्रकांता वहां पहले से ही अधिक शांत परंतु भीतर से और भी प्रखर लग रही थी। उसने विक्रमादित्य को देखा, एक लंबी चुप्पी के साथ बोली, राजन आप आए। राजा उसके पैरों में बैठ गए। तुम मेरी आत्मा हो चंद्रकांता, मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ। और राज्य भी उसकी आंखों में नमी थी। मैं जानती थी आप आएंगे, उसने कहा। मैं यहाँ कोई साधना नहीं कर रही, केवल अपने हृदय को सशक्त कर रही थी ताकि तब लौटू तो डर न लगे। चंद्रकांता ने कहा, मैंने वर्षों से खुद को प्रेम का पात्र नहीं समझा, पर अब जानती हूँ कि प्रेम दया नहीं बल्कि शक्ति है। राजा ने उसका हाथ थाम लिया। और चंद्रकांता, तुम रानी बनोगी क्योंकि तुम मेरी प्रेयसी हो, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम इस राज्य के लिए आवश्यक हो। उसी रात महल में संदेश आया। अवंतिका की सेनाएं मालव की सीमा लांघ चुकी थी। राजा ने तुरंत युद्ध की तैयारी की। चंद्रकांता ने कहा, इस युद्ध में पहले मैं एक सैनिक बनकर आपके साथ चलना चाहती हूँ, एक रानी नहीं, एक योद्धा। राजा ने उसकी आंखों में देखा, वह कोई भय नहीं था। अवंतिका की सेना भारी थी, घोड़ों, हथियारों और धनुर्धरों से सुसज्जित थी। राजा विक्रमादित्य ने अपने सीमित सेना के साथ मोर्चा संभाला। चंद्रकांता सफेद अश्व पर सवार होकर सामने थी, तलवार कमर पर, आंखों में शौर्य। व घायल सैनिकों की सेवा करती, घोड़ों को जल पिलाती और योद्धाओं को प्रेरणा देती। तीसरे दिन युद्ध का निर्णय क्षण आया। अविंता की सेना ने विक्रमादित्य को घेर लिया। राजा ने अपनी तलवार निकाली और अकेले ही आगे बढ़ गए। जब उनकी रक्षा टूटने लगी तो चंद्रकांता घोड़े से उतरकर उनके सामने खड़ी हो गई। एक बाण उसके कंधे पर आकर लगा, वह गिर गई। उसके होठों पर एक ही शब्द था, राजन। राजा के आंखों में आग जल उठी। उन्होंने अकेले ही 5 योद्धा को परास्त कर दिया। सैनिकों ने उन्हें देखकर जोश में दुगनी ताकत से हमला किया। युद्ध जीत लिया गया। युद्ध के बाद चंद्रकांता को राजवैद्य के पास ले जाया गया। बाण गहरा था पर घाव नहीं। राजा दिन रात उसकी सेवा करते रहे। उसने होश में आकर धीरे से कहा, राजन, मैं युद्ध भूमि में मरी तो नहीं, लेकिन क्या अब आप मुझे अपने जीवन में जीवित स्थान देंगे? राजा ने उसका माथा चूमते हुए कहा, तुम सिर्फ रानी नहीं, तुम मालव की आत्मा हो। राजधानी में चंद्रकांता का भव्य स्वागत हुआ। वह सजी नहीं थी रत्नों से, बल्कि उसकी आंखों में जो तेज था वही सबसे बड़ा आभूषण था। जनता ने पहली बार देखा कि एक साधारण सी लड़की जिसने अपमान झेला, विरार सहा और युद्ध में भाग लिया, वह रानी बनने की योग्य है। चंद्रकांता अब केवल विक्रमादित्य की प्रेमिका नहीं रही, वह अब मालव राज्य के हृदय में बसी रानी थी। वह एक ऐसी रानी जिसने समाज के बंदिशे, राजमहल के षड्यंत्र और युद्ध की विभीषिका को पार किया था। परंतु अभी भी एक औपचारिक निर्णय बाकी था, सिंहासन की ताजपोशी। राजा विक्रमादित्य ने मन बना लिया था कि अब उनका प्रेम छुपा हुआ नहीं रहेगा। वह समाज के सामने उसकी विजय का ऐलान करेंगे। लेकिन इतिहास गवाह है, प्रेम को सिंहासन तक पहुंचना आसान नहीं होता। महल में विशेष सभा बुलाई गई। सभी मंत्री, रानी और राजगुरु, सामंत, जन प्रतिनिधि उपस्थित थे। एक भव्य स्वर्ण मंडप सुसज्जित किया गया था। राजा विक्रमादित्य सिंहासन पर आसीन हुए। उनकी मुद्रा गंभीर थी। उन्होंने कहा, आज मैं एक ऐतिहासिक घोषणा करने जा रहा हूँ। वह स्त्री जिसने मेरी आत्मा को छुआ, मेरी सोच को बदल दिया, इस राज्य को अपना सर्वस्व दे दिया, वह केवल मेरी प्रेयसी नहीं, वह मेरी पत्नी, मेरी सहधर्मिणी, मेरी महारानी बनने जा रही है। दरबार में एक क्षण को शांति छा गई। कुछ चेहरों पर मुस्कान थी, कुछ पर संशय। फिर राजगुरु खड़े हुए। महाराज, परंपरा के अनुसार महारानी का चयन क्षत्राणी कुल से होता है। क्या चंद्रकांता उस कुल की संतान है? राजा ने शांत स्वर में उत्तर दिया, महाराज अजय वर्मा की पुत्री है, जिसे वर्ष पूर्व षड्यंत्र में फंसाकर इस दरबार से निष्कासित किया गया था। यदि वह कुलीन नहीं तो वह दरबार भी कुलीन नहीं। सभा में सन्नाटा था। मंत्री विरधराज ने आगे आकर घोषणा की कि मालव के राज दस्तावेजों में अब चंद्रकांता का नाम पुनः जोड़ा जाएगा। एक राजकुमारी के रूप में राजा ने कहा, पर इससे पहले मैं चाहूंगा कि चंद्रकांता स्वयं आकर सभा को संबोधित करे। चंद्रकांता ने साधारण वस्त्रों में प्रवेश किया, न रत्न न स्वर्ण, बस आत्मविश्वास और गरिमा। उसने नम्रता से सभी को अभिवादन किया और बोली, मैं आज यहाँ केवल प्रेमिका बनकर नहीं आई, मैं एक पुत्री बनकर आई हूँ
उस पिता की जिसे झूठे आरोपों में इस दरबार ने खो दिया। मैंने जंगलों में जीवन बिताया, माँ की सेवा की और स्वयं को जाना। मैं जानती हूँ कि मैं शतरानी नहीं दिखती, पर मैंने युद्ध भूमि में घाव खाए हैं, ना कि केवल श्रृंगार पहना है। यदि आप मुझे महारानी के रूप में स्वीकार करें तो यह केवल एक स्त्री की जीत नहीं होगी, यह सत्य और प्रेम की भी विजय होगी। सभा में कई आंखें नम हो गई। सभा के अंत में रानी तिलोत्तमा ने एक अंतिम प्रयास किया। वह उठी और बोली, महाराज, यदि यह निर्णय आप अकेले लेंगे तो क्या यह राजतंत्र तो नहीं, तानाशाही नहीं कहलाएगी? क्या हमें जनमत नहीं पूछना चाहिए? राजा मुस्कुराए। बहुत सही कहा रानी तिलोत्तमा, इसलिए मैंने निर्णय लिया है कि मैं जनता से पूछूंगा। राजा ने एक ऐतिहासिक आदेश जारी किया। 3 दिवस बाद जनसभा होगी और जनता निर्णय करेगी कि चंद्रकांता उनकी रानी बनेगी या नहीं। महल में इस घोषणा ने तहलका मचा दिया। यह पहली बार था जब कोई राजा अपने प्रेम को जनता के सामने रख रहा था, बिना किसी भय या शर्म के। सारी राजधानी में चर्चा थी कि प्रेम रानी बन सकता है, क्या साधारण स्त्री को सिंहासन मिल सकता है। राजधानी के विशाल मैदान में हजारों की संख्या में जनता इकट्ठी हुई। राजा मंच पर थे, उनके साथ चंद्रकांता। राजा ने जनता से कहा, आप सभी मेरे लिए देवता समान हैं। यदि आप कहें कि चंद्रकांता इस राज्य की रानी बने तो मैं गर्व से ताज पहनाऊंगा। यदि आप कहें नहीं तो मैं विवाह भी नहीं करूंगा। 3 प्रतिनिधियों को जनता की ओर से बोलने के लिए बुलाया गया। एक वृद्ध किसान बोला, हमने वर्षों से चंद्रकांता को देखा है। वह हम जैसी है, हमारी तरह पीड़ा जानती है। वह रानी बने, यही हमारी इच्छा है। एक महिला शिक्षक ने कहा, राजन, आपने हम स्त्रियों को एक पहचान दी है। आज यदि चंद्रकांता रानी बनेगी तो हर लड़की समझेगी कि उसका मूल्य सिर्फ वंश से नहीं, कर्म से ही था। एक सैनिक बोला, उसने युद्ध में हमारा नेतृत्व किया। उसकी साथ रणभूमि में खड़ा होने का गर्व आज भी मेरी छाती में है। वह केवल योग्य ही नहीं, वह आवश्यक है। राजा ने पूछा, तो आप सबका मत यह है कि वह रानी बने? पूरी जनता ने हाथ उठाकर स्वर में और पुष्प वर्षा कर समर्थन दिया। अगले दिन भव्य तिलक समारोह आयोजित हुआ। राजमहल स्वर्ण कमलों, रेशमी पताकाओं और दीपमालाओं से सजाया गया। वेद पाठ और संगीत के स्वर गूंज रहे थे। चंद्रकांता को पारंपरिक रानी के वस्त्रों में सजाया गया। उसकी आंखें अब भी वैसी थी, निर्मल और निश्चल। राजा विक्रमादित्य ने अपने हाथों से ताज उठाया। वह ताज जो केवल सत्ता का प्रतीक नहीं था, बल्कि प्रेम, बलिदान और न्याय का भी था। उन्होंने चंद्रकांता के सिर पर ताज रखकर कहा, आज से तुम मेरी प्रेयसी नहीं, मेरी महारानी हो, इस राज्य की आत्मा और मेरे जीवन की शाश्वत। साथ ही जनता ने जय घोष किया कि महारानी चंद्रकांता की जय। कुछ ही दिनों बाद राजा और रानी का विवाह संपन्न हुआ। यह विवाह राजसी होते हुए भी अत्यंत कोई आडंबर नहीं, केवल सच्चे भाव। चंद्रकांता ने राजा के गले में वरमाला डालते हुए कहा, आज मैं वह नहीं जो जंगल में तुम्हें मिली थी। अब मैं तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं, तुम्हारी साझेदार हूँ। राजा ने उत्तर दिया, और मैं तुम्हारा साथी नहीं, तुम्हारा दर्पण बनना चाहता हूँ। दोस्तों, ये कहानी यहीं तक थी। मुझे उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करें। मिलती हूँ अगली कोई नई कहानी लेकर। कहानी सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया।